एक दफ़ा फिर अनवारे रमज़ान की इस खुसूसी स्टार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और साथ ही हमारे मेहमान हमारे साथ और हमारे उलमाए कराम हमारे साथ बैठे हैं। एक तरफ मेरे साथ जैसे कि बैठे हैं मुफ्ती कुदरतुल्लाह कादरी साहब, साथ ही बैठे हुए हैं मेरे साथ नातख़्वा हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद अली असदी, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। और मेरे साथ आज दो चटपटे से हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, दो भाई यानी कि समीर मीर शेख और जावेद मीर शेख साहब बैठे हुए हैं। और मैं चटपटा सा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो बातें हो रही हैं बड़ी मज़े मज़े की हो रही हैं। शेख जावेद मीर साहब जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, साथ ही वाइस प्रेसिडेंट हैं PMLN सिंध के, और साथ ही समीर मीर शेख बैठे हुए सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे नाज़रीन, और सबसे पहले मैं चाहूँगी मोहम्मद अली असदी से, जो कि ख़ास तौर पर नवाब शाह से आए हमारी इस ट्रांसमिशन के लिए, कि बारगाह रिसालत में हाज़िरी को यकीनी बनाएं। क्या कलाम लेकर आए हैं आज? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मैंने जब आपकी दहलीज़ को आका चूमा, मैंने जब आपकी दहलीज़ को आका चूमा, यूं लगा आपने जैसे मेरा माथा चूमा, मैंने जब आपकी दहलीज़ को आका चूमा, आपको ख्वाब में देखा तो मुकद्दर जागे, आपको ख्वाब में देखा तो मुकद्दर जागे, झूम उठा नात पड़ी रो दिया लिपटा चूमा, झूम उठा नात पड़ी रो दिया लिपटा चूमा, मैंने जब आपकी दहलीज़ को आका चूमा, शहद सा दौड़ गया है मेरी शरियानों में, शहद सा दौड़ गया है मेरी शरियानों में, जब कभी पढ़ के दुरूद अपना अंगूठा चूमा, जब कभी पढ़ के दुरूद अपना अंगूठा चूमा, यूं लगा आपने जैसे मेरा
माशाल्लाह नवाब शाह से ख़ास तौर पर आए मोहम्मद अली असदी बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करे थे। जीते रहो खुश रहो मोहम्मद अली असदी, बहुत ही बेहतरीन कलाम पढ़ा तुमने। और बेशक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें तो क्या ही बात है। हम बार बार जब भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, सरवर कौनैन खातिमुन नबीन सरदार सारे रसूलों में अंबिया में, तो हम जब भी बात करते हैं उनका, जब उनकी बात करते हैं उनके बारे में गुफ्तगू करते हैं तो एक खुशी सी एक लहर दौड़ जाती है हमारे सीनों में, हमारे दिलों में, हमारी ज़बान में, हमारी अक़ीदत और मोहब्बत और एहतराम का जज्बा और वलवले के साथ बढ़ जाता है जब उनका जिक्र करते हैं। मैं अपने मेहमानों की तरफ आती हूँ। आज का मौजू भी आपको बता दूँ, जुम्मतुल वदा के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, जुम्मतुल वदा के हवाले से बात करेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला उस पर भी जारी रखेंगे। मैं अपने मेहमानों की तरफ भी आती हूँ। मेरे साथ बैठे, जैसे कि मैंने कहा, जावेद साहब बैठे और समीर साहब बैठे हुए। जावेद भाई आपकी तरफ आऊँगी। अच्छा, अब ये बताएं ख़ास तौर पे कि जैसे कि हम देखते हैं NA 249 का इलेक्शन भी था, हमने देखा अभी, और जो वैसे इस हल्के में जो हम देखते हैं कि लोग सियासत करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होता है। आम लोगों से मिलना जुलना, एक उनकी सारी चीज़ें सुनना और फिर उसको हल भी करना मसाइल को। सियासत और आम ज़िंदगी जो अपनी है, जो यानी कि ख़ास तौर पे अपनी जो पर्सनल लाइफ है, उन दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो? रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पे कैसे मैनेज करते हैं? फिर आप तो माशाल्लाह से वकील भी हैं, आईनी और कानूनी पहलुओं को भी देखना चीज़ों को, तो दोनों चीज़ों को किस तरह से मैनेज करते हैं कि घर वालों को भी शिकायत ना हो और फिर दोनों काम भी होता है साथ साथ? जैसे ये 28 साल की वकालत में ना एक टाइम मैनेजमेंट का अब हो गया है, अंदाज़ा भी हो गया है और एक टाइम मैनेजमेंट हो भी जाती है कि अपने प्रोफेशन को कौन सा टाइम देना है, जो सियासी मामलात हैं उसमें किस तरह टाइम देना है और ख़ासतौर पे फैमिली के लिए टाइम किस तरह स्पेयर करना है, तो मैनेजमेंट हो जाती है। अब यूज्ड टू हो गए हैं, अभी कोई हमारे लिए नई बात रही नहीं है। हाँ, रमज़ान में ये फ़र्क हो जाता है कि नींद का मामला है कि ज़ाहिर है कि सहरी जो है कोई 4 बजे के करीब उठना पड़ता है, फिर नमाज पढ़ के सोए आदमी का, फिर सुबह फिर कोर्ट अर्ली मॉर्निंग हो जाती है, तो नींद डिस्टर्ब है इस रमज़ान के महीने, बट उसका भी अपना मज़ा है, अपना लुत्फ़ है, उसमें कोई शिकायत करने वाली बात ही नहीं है। अच्छा ठीक है, समीर आपकी तरफ आऊँगी। समीर आपसे भी मैं यही पूछूंगी, कैसे मैनेज करते हैं फैमिली को, घर को, बच्चों को और फिर सियासत भी, लोगों का आना जाना, मिलना मिलाना, उनका सुख सुनना भी, किसी का दुख सुनना, किसी की शादी है, गमी है, कोई चीज़ है, खुशी है, तो किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं? देखिए ज़ाहिर है आप फैमिली को पूरा टाइम नहीं दे सकते, एक ना एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होती है और फैमिली अंडरस्टैंड करती है। वो एक सबको पता है कि ये एक जद्दोजहद है, तो उसमें एक कंबाइंड एफर्ट होता है और जैसे आपने कहा कि लोगों का भी आना जाना लगा रहता है, फिर इंटीरियर सिंध बहुत जाना होता है हम लोगों का, तो ज़ाहिर है फैमिली को टाइम नहीं दिया जा सकता जो देना चाहिए, तो वो बस टाइम मैनेजमेंट करते हैं कि कारोबार को भी टाइम दें, सियासत को भी टाइम दें, फैमिली को भी दें। कोशिश पूरी होती है बट कभी पूरी नहीं पड़ती हैं चीज़ें। सही। अच्छा, मैं चूँकि आप बड़े हैं जावेद भाई, मुझे बताएं कभी कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी बात, चूँकि अब आज आप दोनों मौजूद हैं, तो कोई ऐसी शरारत, कोई वाक़या जो कि समीर ने किया हो और आपने जो है वो डांट लगाई हो या मार लगाई हो, बीइंग एल्डर ब्रदर, ऐसा कुछ हुआ है कभी? दादा आपका जो शो है उसका टाइम कम है और वो फहरिस्त बहुत लंबी है। अच्छा? तो उसके लिए कोई अलग शो करना पड़ेगा, जब वो फहरिस्त निकाल के बैठेंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त है। हाँ। कोई एक ऐसी बात जो याद हो, कोई ऐसा वाक़या हो जो याद हो सारे फहरिस्त में? कौन सा बताऊं? हाँ, जो बहुत ही कोई ऐसा जो कि मतलब हो ना कि क्या। हाँ, समीर शुरू से बहुत शरारती थे और अच्छा। कि दोस्ती यारियां, घूमना फिरना, कहीं जा रहे हम बड़े भाई सख्ती करते थे ये, बट इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता था और इसके लिए मशहूर था कि इज गॉट स्प्रिंग्स इन हिज बॉडी, ये कहीं एक जगह रुक नहीं सकता था। तो वैसे ही एक्टिव थे माशाल्लाह, अभी भी बहुत एक्टिव है, बचपन से ही समीर वाज ऑलवेज वेरी एक्टिव। अच्छा, ये बताएं कि चूँकि दोनों का अलग अलग जमात से ताल्लुक़ है और बिल्कुल ही ऑपोजिट जमातें, एंटी जमातें एक दूसरे ख़ास तौर पे, तो घर में
क्या होता है, और वैसे सियासत में भी। लेकिन मैं ये देख रही थी जब समीर कुछ दिन पहले जो हमने देखा कि समीर उनको जेल जाना पड़ा, अरेस्ट हुए, सारा मामला हुआ, तो सब आप काफ़ी परेशान थे। अब बीइंग भाई जैसे होता है वो तो एक अपनी जगह एक होगा, लेकिन क्या घर में भी सियासी माहौल होता है, घर में भी वैसे ही गुफ्तगू होती है, या फिर वहाँ पर नॉर्मल चलता है? क्योंकि लोग ज़्यादातर जो देखने वाले आवाम है ना हमारे, वो लोग ये कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे सियासतदान हैं जिनको घर के अंदर ही उनके आपस में बहन भाई ऐसे हैं कि जो मुख्तलिफ जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो लोग ये बात करते हैं कि टीवी पे आके तो ये बुराई कर रहे हैं और फिर घर में तो भाई होंगे या रिश्तेदारी होगी तो ये कैसे चलाते होंगे? लोग ये सवाल पूछते हैं यूजुअली। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारे घर का माहौल जो है एक बहुत ही प्यार मोहब्बत वाला, अदब एहतराम वाला एक माहौल है, और सब एक दूसरे का बड़ा छोटे का एहतराम करता है, छोटा बड़े का एहतराम करता है। वो आपस में एक दूसरे की दिल आज़ारी ना हो इसकी बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है कि ऐसी कोई बात ना की जाए। ये सियासी मामलात हैं, वो ज़ाहिर पार्टी है, समीर का अपना मौक़िफ़ है मामलात पे, मेरा अपना मौक़िफ़ है। हम एक दूसरे को ज़्यादा ना कन्फ्रंट करते हैं, और जो मैं सही समझता हूँ मैं करता हूँ, और जो ये सही समझते हैं तो ये करते हैं। तो समीर, आप बड़े भाई से लड़ते कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, इस तरह से कर लेना चाहिए? कोई बात होती है इस तरह की, अगर सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात पे कोई इख्तलाफ हो तो कैसे उसको करते हैं हल? जैसे भाईजान ने बताया कि कोशिश तो होती है कि पॉलिटिक्स पे ज़्यादा बात ना हो, लेकिन मैं अपना मशवरा ज़रूर भाईजान से लेता हूँ, डिस्कस ज़रूर करता हूँ कि ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं, आपकी क्या राय है। तो मेरी तो कोशिश ज़रूर ये होती है, लेकिन इस तरह की कोई डिसएग्रीमेंट्स या चीज़ें नहीं होती हैं। ज़ाहिर बड़े भाई हैं, वैसे ही मैं ज़्यादा सोच समझ के बात करता हूँ ज़्यादा। आपको खुद को वैसे याद है कि जो मैंने वैसे ये बात तो समझ में आई कि चले डिसएग्रीमेंट्स नहीं होती, लेकिन आपको खुद को ऐसे याद है जो मैंने जावेद भाई से सवाल किया था कि बचपन की कोई याद है मार अपनी या डांट जो जावेद भाई ने लगाई और वो आपको अभी तक याद हो? देखिए, मेरी वालदा ने मुझ पे आज तक हाथ नहीं उठाया। हाँ। और मेरे वालिद का मुझे याद नहीं, लेकिन भाईजान ने मुझे बहुत मारा है और दीगर और बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, याद तो मुझे नहीं आ रही। ऐसी बात जो आप हमारे नाजरीन को बताना चाहें तो शेयर करें। हैं बहुत सारी हैं। क्या लंबी फहरिस्त है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई एक ऐसा जो कि बस याद होता है ना कि भाई उस टाइम पे ऐसा हुआ था और मुझे आज तक याद है, मैं नहीं भूला। हमारे घर के सीक्रेटली शेयर कर सकते हैं आपसे। अच्छा, शेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक में है ना, ब्रेक में टेरर थे। तो ऐसे डर लगता था, कोशिश यही होती थी कि आमना सामना ना हो। तो ये सख्त भाई है यानी कि शुरू से? सख्त, बहुत हद से ज्यादा। अच्छा। हाँ, और हमेशा इनको घर में हमने वो तो डिफरेंस कितना है बाबा की जगह पे लिया हमेशा। अच्छा, डिफरेंस कितना आप लोग के दरमियान में? मेरा भाईजान का 10 साल का होगा। ओह अच्छा। लेकिन जो मेरे भाईजान से छोटे भाई हैं जुल्फिकार, उनमें और भाईजान में 1 साल का फर्क है, लेकिन वो भी वही इज्जत, वही एहतराम और वही डर है उनके लिए भी जो मेरे है भाईजान के लिए। तो शुरू से भाईजान वाज द हेड ऑफ द फैमिली, और उनको शुरू से इसी तरह ही हम लोग, वैसे मैंने बताया ना, कोशिश होती थी कि इनसे आमना सामना ना हो। हाँ, सही। लेकिन मैं आपको बताऊं नाज़रीन, वाकई जावेद भाई बहुत अच्छे हैं। मैं खुद पर्सनली भी, मैं किसी के लिए इस तरह से नहीं मतलब वो कर रही कि हो, लेकिन जावेद भाई की जहाँ बात आती है हमेशा से ही इज़ ऑलवेज वेरी पोलाइट एंड कैंडिड, बहुत हमेशा से अच्छे से बात करते हैं। जब भी मिलते हैं तो मैं इनके पहले भी तारीफ़ कर चुकी हूँ अपने ईद के प्रोग्राम में, हमेशा से बहुत अच्छे से बात करते हैं। ठीक है ना? नहीं, मैं कोई साइड चेंज नहीं कर रही, मैं सही बात बता रही हूँ। जो बात है, और तुम शरारतें करते हो तो तुम्हारी डांट पड़ती है, मार पड़ती है, लेकिन हम तो अच्छे बच्चे हैं, तो हमारे लिए तो जावेद भाई बहुत अच्छे हैं। चले जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हम यहाँ पे अपनी गुफ्तगू अपने मेहमानों से करते रहेंगे। साथ ही जी आज के दिन के एतबार से भी बात करें, जुम्मतुल विदा का दिन है, और जैसे कि मैंने बताया कि अहले ईमान वालों, आज अब ये रुखसत हो रहा है अल्लाह का मेहमान, और जहाँ पे आपकी छोटी या बड़ी आपसे कोई भी गलती सरसद हुई है तो उसकी भी माफ़ी तलाफ़ी कर लीजिए, और आइंदा के चंद दिनों में उन गलतियों और कोताहियों को फिर से मत दोहराइए हरगिज़, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं नाराज़ हो जाए ये मेहमान, बल्कि अल्लाह का ये मेहमान रमज़ानुल मुबारक जब आपके दरमियान से रुखसत हो तो आपसे खुश होकर लौटे। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए खुश होकर लौटे, और जाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पेश होकर वो आपकी खूब तारीफ़ें करे और आपकी बख्शिश के लिए अल्लाह से दुआएं करे, और अल्लाह से आपकी जहन्नुम से निजात की भी सिफारिश करे। तो ये होना चाहिए, क्योंकि ये जहन्नुम से निजात का अशरा भी चल रहा है, तीसरा अशरा है नाज़रीन, आखिरी अशरा है जिसमें हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं। मुफ्ती कुदरतुल्लाह कादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, आपकी तरफ आऊँगी।
मैं चाहूँगी कि इसकी फजीलत के एतबार से, जैसे कि मैंने कहा कि अब चूँकि रुखसत हो रहा है मेहमान, तो रुखसत होते हुए भी मेहमान के कुछ एथिक्स होते हैं हमारे यहाँ। तो इसी तरह से अगर हम असर हाजिर के एतबार से भी बात करें तो फिर तो ये मेहमान इतना खूबसूरत जिसको अल्लाह ने हमारे लिए भेजा, तो इसकी क्या अहमियत होगी, मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर रोशनी डालें। बिल्कुल, आपने जिस तरह फरमाया कि ये अशरा जो चल रहा है ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा है, और अल्लाह ताला ने अपने बंदों की बख्शिश के बहुत सारे ज़राए और असबाब बनाए हैं। ख़ासकर उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने बख्शिश के बड़े बेशुमार असबाब पैदा किए हैं। अगर बंदा उन असबाब को काम में लाए और उनके ज़रिए अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अमल खैर करता रहे, अपने रब से डरता रहे, तो यकीनन मालिक बड़ा करीम है, अल्लाह ताला जो है वो बंदे की बख्शिश फरमा देता है। बल्कि उसका वादे है फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, कि अल्लाह फरमाता है जो नेक अमल करे और अपने रब से डरता रहे, गुनाहों से बचता रहे, तो और अपने गुनाहों की सिद्क़ के दिल से माफ़ी मांग ले, तो रब करीम का वादा अल्लाह फरमाता है कि मैं उसके गुनाहों को जो है वो नेकियों से बदल देता हूँ। कितना बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, रब के सामने आए, निदामत के आंसू बहा ले, और जब रब की बारगाह से उठेगा तो वो उतना बड़ा नेकोकार बन के रब की बारगाह से उठेगा। तो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि हमारी बख्शिश के अल्लाह ताला ने बड़े असबाब पैदा किए, उन असबाब में से एक सबब जो है वो अल्लाह ताला का ज़िक्र भी है कि बंदा ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में तो कोई बंदा एक नेकी करे तो 10 गुना से लेकर 700 गुना तक अल्लाह ताला अजर व सवाब अता फरमाता है। और हदीस शरीफ में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, जितने अज़कार हैं उन सब में सबसे अफजल ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र है। तो इस हवाले से भी अगर इस अशरे के अंदर हम कसरत के साथ अल्लाह ताला का जिक्र करें तो ये यकीनन अल्लाह ताला जो है वो इस पकीज़ा अमल के ज़रिए से ना सिर्फ अपने बंदे की बख्शिश फरमाता है बल्कि अपने बंदे को कुर्ब भी अता फरमाता है, दुनिया और आखिरत की सख्तियों से भी बचाता है और जन्नत की अबदी नेमतें भी अता फरमाएगा। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदों के अमाल लिखने वाले फ़रिश्तों के अलावा कुछ ऐसे फ़रिश्ते भी हैं जो ज़मीन में सैर व सियाहत करते रहते हैं, और जब वो कुछ बंदों को देखते हैं कि वो रब के ज़िक्र में मसरूफ़ हैं तो वो अपने साथी फ़रिश्तों को बुलाते हैं कि आ जाओ अपने मकसूद की तरफ। फरमाया वो सारे फ़रिश्ते आसमान तक उस ज़िक्र करने वालों को ढांप लेते हैं, और जब ज़िक्र की मजलिस ख़त्म होती है तो फ़रिश्ते अल्लाह के सामने हाजिर होते हैं। अल्लाह ताला फ़रिश्तों से पूछता है कि बताओ मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ आए हो, वो क्या कर रहे थे। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह तेरी तस्बीह और तहमीद और तेरी बुजुर्गी बयान कर रहे थे, तेरा जिक्र खैर कर रहे थे, तेरी याद में मसरूफ़ थे। अल्लाह ताला फरमाता है, बताओ फरिश्ते मेरे बंदों ने क्या मुझे देखा है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह उन्होंने देखा तो नहीं। अल्लाह फरमाता है अगर मुझे देख लेते तो फिर उनकी क्या हालत होती। तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह अगर आपको देख लेते तो और ज्यादा तेरी याद में मसरूफ़ रहते, उनको किसी चीज़ की फिक्र होश ही ना होती, वो सुबह शाम अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा तेरी याद में बसर करते। अल्लाह ताला फिर पूछता है, मेरे फरिश्ते बताओ मेरे बंदे किस चीज़ से पनाह तलब कर रहे थे। तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, वो कहते थे अल्लाह में जहन्नम के अजाब से बचा ले। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों क्या मेरे बंदू ने जहन्नम को देखा है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह जहन्नम तो नहीं देखी। अल्लाह करीम पूछता है कि अगर मेरे बंदे जहन्नम को देख लेते तो फिर क्या हालत होती। तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, अल्लाह अगर जहन्नम को देख लेते तो फिर और ज़्यादा वो जहन्नम से दूर भागते और हर उस काम से बचने की कोशिश करते जो काम जहन्नम में जाने का सबब बनता है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फिर फरिश्तों से सवाल करता है कि मेरे बंदे किस चीज़ को तलब कर रहे थे। तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह तेरे से जन्नत का सवाल करते थे, अल्लाह में जन्नत की अबदी नेमतें अता फरमा। अल्लाह ताला पूछता है, मेरे फरिश्तों मेरे बंदू ने जन्नत को देखा है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह जन्नत को तो नहीं देखा। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर जन्नत देख लेते तो फिर क्या हालत होती। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, अल्लाह अगर तेरे बंदे जन्नत देख लेते तो दिन रात उसी की तलब में लगा रहते और दिन रात तेरे से उसी का सवाल करते और वो काम करते जो जिनके जरिए से तू उनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने उन सब अपने जिक्र करने वालों की बख्शिश फरमा दी। तो उनमें से एक फरिश्ता अर्ज़ करता है, या अल्लाह उनमें तो एक ऐसा बंदा भी आया था जो तेरे जिक्र की गर्ज से आया नहीं था, अपने ज़ाती काम से आया और वहाँ कर बैठ गया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों ये जो मेरे जिक्र करने वाले हैं बंदे हैं,
یہ ایسے پاکیزہ لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ بیٹھ جائے تو میں ان کو بھی محروم نہیں کرتا، ان کی برکت سے ان کی بھی بخشش فرما دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ تو جو اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے تو اللہ ان کی بخشش فرما دے، جہنم سے آزاد کر دے۔ تو جو خود اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ، اور خاص طور پر رمضان مبارک اس عشرے میں، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی بے حساب بخشش فرمائے گا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت مفتی قدرت اللہ قادری صاحب، بہت ہی خوبصورت اور بڑے ہی اچھے دلائل کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر روشنی ڈالی۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ میں اپنے مہمانوں کی طرف بھی آتی ہوں، میرے مہمان یہاں پہ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کروں گی۔ جاوید بھائی، اچھا یہ بھی بتائیں ہمیں، جیسے کہ ہم دیکھتے خاص طور پہ رمضان کا بھی یہ مہینہ تھا اور آپ لگے ہوئے بھی تھے الیکشن کے اندر بھی، تو جب خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں اگر اس طرح کی کوئی چیز آ جاتی ہے، جیسے کہ الیکشن ہو گیا یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے کہ کوئی جلسہ ہے یا کوئی چیز ہے، تو پھر اس میں خاص طور پہ کس طرح سے چیزوں کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب روزہ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، تو پھر کس طرح سے اس چیز کو کر رہے ہوتے ہیں امپلیمنٹ؟ اور یہ جو الیکشن ہوا اس میں بڑا وہ بھی رہا، جو یہاں پہ جماعت ہے سندھ کے اندر، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا، تو کیا اب جو سچویشن ہے کس طرح سے جو ہے اپوزیشن آپس میں لڑ پڑی ہے، تو ایسا کیوں ہمیں نظر آ رہا ہے؟ الیکشن واقعی مشکل تھا، روزے میں چیزیں بہت ساری دشوار ہو جاتی ہیں، گرمی کے دن بھی تھے، کووڈ بھی تھا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں ہماری جماعت نے، پاکستان مسلم لیگ نواز نے بہت اچھا پرفارم کیا الیکشنز میں، اور ڈور ٹو ڈور کیمپین چلی۔ بہرحال وہ جو رزلٹ تھا وہ جیسے کہ ایک روایت رہی ہے کہ جو رولنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ دوسروں کو مشکل سے جیتنا دیتی ہے، اور جو گھوڑا ریس میں تھا ہی نہیں وہ نمبر 1 پہ آ گیا جب رزلٹ نکلا۔ تو پیپلز پارٹی کا تو وہاں نہ کوئی وجود، نہ کوئی وہ ریس، جتنے بھی سرویز تھے وہ اس میں یا نون لیگ کا مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھا یا تحریک لبیک کے ساتھ تھا، اس میں پیپلز پارٹی کا تو کوئی نام و نشان نہیں۔ بہرحال میں موجود تھا، وہ ہمارا دوست ہے، وکیل بھائی ہے ہمارا منظور خیل صاحب، مگر میں تو کیونکہ وٹنس ہوں، میں خود موجود تھا وہاں پہ۔ لڑائی ہو گئی اپوزیشن کی جماعت، آپ لوگ تو پی ٹی آئی کو نہیں ٹف ٹائم دینے کے لیے آئے تھے سارے؟ ہر جماعت کا اپنا مینیفیسٹو ہے، اپنے معاملات ہیں، ظاہر ہے ہم نے اپنے دیکھنے، ہمارا جو موقف ہے پی ڈی ایم کا ایک پارٹ ہے، پی ایم ایل این، اور پیپلز پارٹی بھی ایک پارٹ تھا، ہم تو اس کے ساتھ ہیں، ان کے مینیفیسٹو کے ساتھ کھڑے ہوئے، جو بات ہے پی ڈی ایم کی اس کے ساتھ ہے۔ پیپلز پارٹی وہاں سے چھوڑ کے چلے گئی ہے، ناراض ہو گئی ہے، کوشش ابھی بھی ہے کہ ان کو منا لیا جائے، واپس لے آیا جائے۔ ایسے منایا جائے گا جس طرح 3 نشتر برس رہے ہیں اس الیکشن کے بعد ٹویٹر پہ؟ نہیں، وہ تو ایک الیکشن ہے، وہ دیکھا آپ نے، ان کو پتہ نہیں ایک سیٹ کے پیچھے ایسا کیا تھا کہ انہوں نے ساری جو ہے اپوزیشن کی جو کاوشیں تھیں ان کو سب کو آگ لگا دی، مگر یہ ایک سیٹ ایسی کون سی بات تھی؟ اور دیکھیں وہ کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے، جس طرح وہ دیکھیں وہ کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے، آپ نے دیکھا کہ لیڈرشپ کی بھی بات تھی کہ اگر چیئرمین سینٹ چاہیے تھا تو وہ میاں نواز شریف صاحب سے بات کر لیتے، ریکویسٹ کر لیتے، وہ ویسے ہی دے دیتے ان کو، وہ یہ سیٹ بھی چاہیے تھی ویسے دے دیتے، آپ مانگ لیتے، یہ جھگڑا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا چلے، وہ کہتے ہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ چلے سمیر کی طرح آتی ہوں۔ سمیر، یہ کیا ہو رہا ہے ویسے کہ کراچی میں، چونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں جیسے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے ہیں تھوڑی سی ہم سیاسی بات کر رہے ہیں، ویسے تو ہم سیاسی بات کرتے نہیں ہیں پروگرام میں اپنی، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں اگلی دفعہ ہماری حکومت ہوگی، لیکن آپ لوگ تو وینش ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کراچی سے آہستہ آہستہ، ایسا کیوں؟ دیکھیں، آپ نے 249 کی بات کی، تو اس پہ تو میں پیپلز پارٹی کی جیت پر الیکشن کمیشن اور سندھ پولیس کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جیت تو الیکشن کمیشن کی ہوئی ہے اور سندھ پولیس کی ہوئی ہے، ان کی تو نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسے لالس اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں جہاں نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی عام انسان کی کوئی آواز اٹھا سکتا ہے، نہ کوئی حق کی بات کر سکتا ہے، نہ سچ کی بات کر سکتا ہے۔ آپ نے دیگر کیسز ایسے دیکھے کہ جرنلسٹ جنہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف لکھا، یا تو ان کی آواز بند کر دی گئی کیسز سے یا ان کی لاشیں ملی۔ اجے لالوانی، عزیز میمن، یہ آپ کے سامنے بڑی مثالیں۔ اور آپ نے تھوڑی دیر پہلے سوال بھی کیا تھا کہ پی ایس 88 کے الیکشن میں مجھے بھی گرفتار کیا گیا، مجھ پہ کیسز ڈالے گئے۔ المیہ یہ ہے کہ یہ وہ کیسز مجھ پہ ڈالے گئے جہاں میں موجود بھی نہیں تھا،
اس کے باوجود مجھ پہ دہشت گردی کے کیسز ڈال دیے گئے. ہم لوگ کیسز کورٹس کو فیس کر رہے ہیں. تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا یہی قصور ہے کہ ہم نے سندھ کی عوام کے لیے آواز اٹھائی, حق اور سچ کی بات کی. تو سندھ میں تو آج یہ حال ہے کہ پولیس بھی ان کے گھر کے وہ پبلک پرسنل سرونٹس بن گئے ہیں, آر اوز بھی ان کے ہیں, اسکول ٹیچرز بھی ان کے ہیں, ہر چیز ان کی ہے. جیسے جاوید بھائی نے ایک بات کی, میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ آپ کتنے بھی سروس اٹھا لیں جو انڈیپینڈنٹ سروس ہیں, اس میں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ کہیں تھا ہی نہیں, دور دور تک کہیں نہیں تھا. اچھا. ہمارے اپنا جو پی ٹی آئی کا ہمارا ایک اپنا ایک الیکٹرانک سافٹ ویئر ہے جس میں ہم مانیٹر کرتے ہیں کہ کتنے کتنے ہمارے آئی ڈی کارڈ سے ووٹرز رجسٹرڈ ہوئے. تو اس میں ہمارے پاس 20,000 سے اوپر ووٹرز رجسٹرڈ ہیں جو ہمارے پکے ووٹرز ہیں. لیکن جب رزلٹ آتا ہے تو اس طرح آتا ہے. بیچ میں جو ہے مطلب لوگوں کو تبدیلی پسند نہیں آئی نا, انہوں نے تبدیلی کو مسترد نہیں کر دیا. بات کو تھوڑا سا میں سندھ پولیس کی بہت اچھی کام کی ہے, بٹ جو اس کا جو سربراہ ہے مشتاق مہر صاحب, اس کا جو رول ہے وہ بڑا کنٹروورشل ہے. اور وہ اس نے ہر معاملات میں, ہر الیکشن میں, ہر چیز میں وہ کھل کے پیپلز پارٹی کا جو ہے نا وہ ایک سمجھو کہ ان کا پرسنل سرونٹ بنا ہوا ہے, وہ پبلک سرونٹ اب نہیں رہا ہے. اور بڑا کنٹروورشل رول ہے مشتاق مہر صاحب کا. اور یہ جو الیکشن ہے NA 249 کا, یہ اس میں بھی اس آئی جی کا ہی بہت بڑا رول ہے, کیونکہ ہم وہاں موجود تھے. یہ بڑا سیریس ایلیگیشن لگا رہے ہیں. یہ پولیس آئی جی کے ملی بھگت سے یہ سارا رزلٹ چینج کیا گیا, کیونکہ رات 11 بجے تک 160 پولنگ اسٹیشنز میں مرزا اسماعیل کی 3,000 پلس کی لیڈ تھی, اور کوئی میرے خیال 90 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آنا تھا. اور ہر جگہ جو ہے پیپلز پارٹی بہت پیچھے تھی. وہ 160 کے جتنے بھی رزلٹ ہیں, کہ اگر سمجھیں مرزا اسماعیل کے 200 ووٹ ہیں تو 10 ووٹ مندو کھیل کے, اور یہ چل رہا ہے ریشو 160 میں. اور ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 10 سے 11% ہے. اچھا. اور جیسے ہی یہ رات 11 بجتے ہیں اور وہ رزلٹ رک جاتا ہے, اب وہ پولنگ پریزائڈنگ افسر غائب ہو گئے, اب وہ رزلٹ نہیں آ رہا. اب جو وہ آخری 80-90 کے رزلٹ آ رہے ہیں اس میں کئی مندو خیل صاحب 500 ووٹ لے رہے ہیں, تو مرزا اسماعیل 12 ووٹ لے رہے ہیں. تو وہ جو بیچ کا ٹائم پیریڈ ہے 2-3 گھنٹے کا, تو کارستانی ساری اسی کے اندر ہوئی. اور کچھ فوٹوز بھی آپ نے دیکھی کہ سید غنی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایسی اب وہ فوٹوز صحیح ہیں یا غلط ہے میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا, بٹ ہم نے وہ سوشل میڈیا پہ وہ فوٹوز دیکھے. کو باہر نکال دیا گیا تھا. ہمارے پہ تو جی الیکشن کمیشن بھی نوٹسز لے رہا ہے, ان کے وزیریں ایم پی ایس بھی گھومے جا رہے ہیں وہاں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو ون سائیڈڈ الیکشن ہوا ہے. اور آپ نے جیسے بات کی کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ تو ہماری 3rd ایئر تھی جو کیمپین کر رہی تھی, ابھی تو خان میدان میں اترا ہی نہیں ہے, ابھی تو چیزیں ہوئی نہیں ہیں. بہرحال ان کو یہ مزے لینے دیں, سال کے داندلی کر لیں. 2023 کا الیکشن جو ہوگا وہ گیم چینجر ہوگا, آپ دیکھیں گے. گیم چینجر ہوگا جب اگر وہ جو وعدے کیے تھے خان صاحب نے وہ پورے ہوتے. وہ کراچی پیکج بھی نہیں آیا, انٹیریئر کا پیکج آ گیا کوئی, تو وہ جب کچھ آئے گا تو پھر دیکھیں گے. گھر سے سن لیں, میں تو کچھ کہہ نہیں رہی, وہی کافی جاوید ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سندھ میں بھی نون لیگ کی حکومت ہوگی, وفاق میں بھی نون لیگ کی حکومت ہوگی. لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے. اچھا جی, مجھے چونکہ بریک کی طرف بھی جانا ہے, تو میں اور ہمارے مہمان ہم سے اجازت لے جائیں. ہم تو چاہتے تھے ویسے کہ ہمارے مہمان بیٹھیں, لیکن وہ جائیں گے, ہم ہاں جائیں گے. تو میں چاہوں گی کہ ایک ون لائنر میں میسج لے لوں, پھر ہم آؤٹ ہوں گے. جی, کووڈ کی بات دوبارہ کروں گا کہ بہت سیریس تھریٹ ہے یہ پوری نیشن کے لیے, ہمیں یہ سیریس لینا چاہیے. یہ جو بھی اب آگے چھٹیاں آ رہی ہیں اس میں ہمیں اپنی ایکٹیویٹیز محدود کرنے کی ضرورت ہے, لمٹ کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں سے ملنے کی کو کم کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. رات میں کوئی 2 بجے آیا ہوں خالد ڈنہ ہال سے, تو ڈاکٹر فرحت عباس اور ڈاکٹر بشرا یہ رات 2 بجے تک بھی لگے ہوئے تھے, لوگوں کا مجمع تھا اور ویکسینز لگائے جا رہے تھے. تو یہ حکومت کی طرف سے تو نہیں, بلکہ جو ہیلتھ ورکرز کی طرف سے جو کنٹریبیوشن ہے اور جو یہ ویکسین جس طرح لگائے جا رہے ہیں معاملات, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوشائن ہے کہ فری جو ہے اس طرح ویکسین لگ رہی ہے پاکستان میں لوگوں کو. تو یہ ویکسین بھی لگائیں, لوگوں سے کم بھی ملیں, اپنا خیال بھی کریں, اپنی جان بچائیں, دوسروں کی جان بھی بچائیں. سمیر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی جاوید بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا زبردست انیشیٹو لیا ہے NCOC نے,
जो वैक्सीन्स का मरहला स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपनी कौम से, अपने लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। कुछ दिनों तक ये वबा गुजर जाएगी, ये टाइम गुजर जाएगा, हर चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। आज इंडिया का हमने हाल देखा कि थोड़ी उनकी गफलत से क्या हाल हुआ लोगों का। उसके साथ साथ मैं अपनी नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये मुल्क हमें बड़ी मुश्किलों से, बड़ी तकलीफ़ों से मिला है। इस मुल्क के लिए कोई अच्छा काम करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और आप सबको सियासत में आना चाहिए। सियासत में आप लोगों की एक सोच होनी चाहिए, और नौजवान नस्ल को इस मुल्क की जो है अब वो चीज़ें संभालनी चाहिए। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों हमारे पास यहाँ पर आए। नाज़रीन, आप जैसे कि जानते हैं कि ये हमारा एक लंबा वक्फा होता है, और मैं जाती हूँ जी शेफ़ इकबाल की तरफ। आज इकबाल क्या पका रहे हैं, क्या बना के खिलाएंगे, ये तो वही बताएंगे। मेहमानों को क्या खिलाना है, झटपट क्या पकाना है इफ्तारी के टाइम पे, ये सारा हुनर जानते हैं शेफ़ इकबाल, और वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं दूसरे सेट पे। तो मैं आपकी तरफ तो आऊँगी शेफ़ इकबाल साहब, लेकिन मेरे साथ जैसे कि यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं मुझे मोहम्मद शकील साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद शकील साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं चाहूँगी मोहम्मद शकील साहब, आज बारगाह रिसालत में आप क्या तैयार करने के लिए लाएँ कलाम? नात शरीफ पेश करेंगे। जी, नात शरीफ आपके सामने पेश अच्छा ठीक है, तो बस हम आपकी नात से ही अपनी ब्रेक की तरफ जाएंगे। मैं चाहूँगी बारगाह रिसालत में हाजिरी को यकीनी बनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला तू शाह खूबा तू जाने जाना तू शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा तू शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा ना बन सकी है तू सब से अव्वल तू सब से आखिर मिला है हुस्न दवाम तुझको मिला है हुस्न दवाम तुझको है उम्र लाखों बरस की तेरी है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताज़ा शबाब